हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता या एकीकरण के बारे में। उसे नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण जो है उसकी जो समस्या है ना, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या ने क्या है, भारतीय जितने भी राजनीतिज्ञ है, समाज सुधारक है, शिक्षाविद है, उनका टाइम पे कंसंट्रेशन पाया है ना, ध्यान आकर्षित किया है अपनी तरफ इसने कि पिछले कुछ वर्ष निकले हैं हमारे, उनमें भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद है ना, इस तरीके की या अलग किसी प्रांत को बनाने की मांग हो, इन सब को लेकर तोड़फोड़, दंगे, संघर्ष, हड़ताल ये सब हुई है। और इन संघर्षों ने राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या को क्या है, और भी ज़्यादा टिपिकल बना दिया है। टाइम पे क्या है, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने सत्ता में आने के लिए राष्ट्रीय हितों को त्याग कर स्थानीय और प्रांतीय हित जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और अखिल भारतीय राजनीतिक दलों ने तो प्रांतों के दबाव के सम्मुख अपने घुटने भी टेके हैं। ये सब जो घटनाएं हैं, इन सब घटनाओं ने आलोचकों को ये कहने की अपॉर्चुनिटी दी कि भारत कभी भी एक संगठित राष्ट्र नहीं बन सकता है ना। तो हम देखें कि पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में हमारा देश बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, और यहाँ बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, प्रजातियाँ हैं बहुत सारी, बहुत विभिन्न तरीके के मत हैं है ना, कई धर्म हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, कई संप्रदाय हैं, संस्कृतियाँ बहुत अलग अलग है, इन सबको मानने वाले हमारे यहाँ है। और इन विविधताओं के बावजूद भी, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है विविधता के बारे में है ना, कि कितनी विविधता हमारे देश में पाई जाती है। और इस विविधता के बावजूद भी क्या है, भारत में प्राचीन समय से ही सामाजिक सांस्कृतिक एकता बनी हुई है। और टाइम पे क्या है, यहाँ ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है जो देश को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। इतना ही नहीं है, राजनीतिक और प्रशासकीय दृष्टि से भी संपूर्ण भारत में क्या है, एक ही सत्ता के नीचे एक ही राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों के पूर्व बहुत ये कम रहा है, सिर्फ अंग्रेजों का शासन रहा, उसके अलावा बहुत कम ये एकजुट सत्ता में किसी के अधीन रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में क्या था, ब्रिटिश रूल में क्या था, सारा देश राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्र था और पूरे भारत में एक ही प्रकार का शासन कायम रहा है ना। अगर हम देखें कि इसका रिजल्ट क्या निकला कि इस तरीके की जो गतिविधियां थी और फिर आज़ादी के बाद पूरे भारत को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिल गया था, लेकिन इसकी जो निर्माण इकाइयां हैं उन्होंने कई विवाद खड़े किए, कई ऑब्स्ट्रक्ट्स लगाए, जिनसे राष्ट्रीय एकीकरण को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। और इसी का रिजल्ट ये रहा, इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और भावात्मक एकता का प्रश्न जो है वो हमारे सामने टाइम पे खड़ा होता रहता है कि यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहना है तो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती है उनसे उनको मुक्त होना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है ना। तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता की जो धारणा है, इसका उदय यूरोप में 1789 के बाद हुआ था। ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति थी उसके पहले इन शब्दों का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था, कोई भी स्पेसिफिक अर्थ नहीं निकाला जाता था। फ्रांस और इंग्लैंड में जब राष्ट्रीयता का उदय एक राजनीतिक घटना के स्वरूप हुआ, जबकि इटली और जर्मनी में क्या था, राष्ट्रवाद का उदय कैसे, कल्चरल मॉडल के रूप में हुआ, सांस्कृतिक प्रारूप के आधार पे हुआ, जिसके चलते आगे चल के क्या हुआ, भाषा और प्रजाति के सिद्धांत को भी राष्ट्र निर्माण में इंक्लूड कर लिया गया था। अब छोटे छोटे जो स्थानीय समूह थे उनकी एक भाषा, एक संस्कृति थी, और अपने राजनीतिक और कानूनी सामाजिक हितों की रक्षा के लिए अपने को एक राष्ट्र कहना उन्होंने शुरू कर दिया था। पश्चिमी देशों ने क्या, अपने साम्राज्य और उपनिवेशवाद का प्रसार अफ्रीका और एशिया के देशों में किया, और परतंत्र देशों ने धीरे धीरे एक एक करके विदेशी जो थे उनको विदेशी चौला जो था उसको उतार फेंकना सही समझा, और इंडिपेंडेंस के बाद में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, मतलब इंडिपेंडेंस पाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर ये प्रयास किया, जिसके परिणाम क्या हुए, राष्ट्रीयता की भावना पुनर्जीवित होने लगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो ये राष्ट्र है
है ना। और तो राष्ट्र का जो अर्थ है उस मानव समूह से लिया जाता है जिसमें एकता की भावना पाई जाती हो, है ना। हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्र एकीकरण क्या है, तो उसकी परिभाषा भी देखना ज़रूरी है कि एक्चुअल में नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो होता क्या है ना। तो यहाँ हम JS मिल ने जो लिखा है वो देखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र मानव जाति का एक ऐसा भाग है जो अन्य लोगों की तुलना में एक दूसरे से सामान्य सहानुभूतियों के द्वारा संयुक्त हो और जिसमें एक ही सरकार के अधीन रहने की प्रबल इच्छा हो। उसी जगह पे जैक्यूस मैचन जो हैं वो ये लिखते हैं कि एक राष्ट्र ऐसे लोगों का एक समुदाय है जिसमें ऐतिहासिक जागरूकता पाई जाती है, जिसका एक भूतकाल होता है, जो अपने आप को अनिवार्यतः आंतरिक रूप से प्यार करते हैं। इस तरीके से हम ये कहते हैं कि एक राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले उन लोगों का एक ऐसा समुदाय है जिनका एक भूतकाल और एक इतिहास होता है। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ पास्ट जरूर होता है और हिस्ट्री होती है, और वो अपने नेशन से बहुत प्यार करते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनमें क्या है, वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है और उसी से एकता पनपती है। और उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, है ना, और राजनीतिक व्यवस्था होती है। राष्ट्रीयता जो है, राष्ट्रीयता को कानूनी दृष्टि से राज्य की सदस्यता के रूप में हम देखते हैं और उसी रूप में हम समझते हैं, है ना। फिर अगर हम देखें कि प्रोफेसर जेमन जो हैं तो वो राष्ट्रीयता की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि राष्ट्रीयता मेरे लिए एक राजनीतिक प्रश्न बिल्कुल नहीं है, ये प्रमुखता अनिवार्य रूप से एक आध्यात्मिक प्रश्न है। राष्ट्रीयता धर्म की भांति व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होता है, यह मुख्यतः क्या है, एक मानसिक स्थिति है और अनुभव करने, विचार करने और रहने का एक ढंग है। इस तरीके से राष्ट्रीयता को उन्होंने क्या है, आध्यात्मिक भावना पे डिपेंड बताया है और उसी पे वो आधारित है। एक ही देश में विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति के होते हुए राष्ट्रीयता में एकता की भावना भी पाई जाती है। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, भाषाएं बोली जाती है, संस्कृतियाँ सब अलग अलग है, फिर भी हम एक हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अगर हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखें, है ना, समाजशास्त्रीय दृष्टि से एकीकरण देखें तो एकीकरण एक प्रक्रिया है और एक अवस्था भी है। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस एंड कंडीशन बोथ, है ना। प्रक्रिया के रूप में भी एकीकरण को देखते हैं हम और उसके लिए भी प्रयास किए जाते हैं। जबकि हम अवस्था की बात करें तो अवस्था के रूप में क्या है, एकीकरण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या है, निर्माण और उसमें विविधता की धारणा निहित होती है। तो यहाँ ये विचार भी देखने को मिलता है कि जो विभिन्न इकाइयाँ हैं उनको एक साथ रखा जाए। मतलब जो इकाइयाँ अलग अलग है वे एक दूसरे की सहायता करें, हेल्प करें और एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री बने, पूरक बने और उसकी इच्छा रखे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण की जो ये अवधारणा है इसको बहुत तरीके से देखा जाता है। जैसे राजनीति और प्रशासन की दृष्टि से इसको देखा जाता है, सत्ता के रूप में इसको देखा जाता है ना, और कई छोटे छोटे राज्यों में बंध जाना, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति रिवाजों का पालन करने, एक भाषा, त्यौहार, उत्सव आदि के प्रचलित होने तथा मानसिक दृष्टि से सभी लोगों में एकता की भावना के उत्पन्न होने के रूप में इसको देखते हैं। इस तरीके से कुछ लोग क्या है, राष्ट्रीय एकता को मूर्त रूप में देखते हैं और कुछ इसकी व्याख्या मानसिक बंधनों के रूप में भी करते हैं और इसे अमूर्त रूप में देखते हैं। और राष्ट्रीय एकीकरण की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, अभी तक तो हम राष्ट्रीयता और राष्ट्र की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम नेशनल इंटीग्रेशन जो डेफिनेशन है उसकी अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषाएं देखें तो हम डॉक्टर गुरिये की डेफिनेशन देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण को मनोवैज्ञानिक और शिक्षण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित या वर्णित किया जा सकता है, जिसमें एकता, दृढ़ता और संबद्धता की भावना का विकास सम्मिलित होता है, जिसमें लोगों के हृदय में सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना पाई जाती है। गुरिये ने अपनी डेफिनेशन में क्या किया, उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में एक्सेप्ट किया है जिसमें क्या है, मानसिक और शैक्षणिक प्रक्रिया के साथ साथ लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति क्या हो, एकता, दृढ़ता, संगठन और वफादारी की भावना पाई जाती हो, है ना। ऐसे सभी लोग अपने को एक ही राष्ट्र का नागरिक स्वीकार करते हैं और उनमें संबद्धता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि यही भावना लोगों को एक सूत्र में पिरो देती है। अब अगर हम बृजमोहन की डेफिनेशन देखें तो उनके अनुसार ये है कि हम राष्ट्रीय एकीकरण को एक मनोसामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें स्थानीय वफादारी से परे राष्ट्र द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए
क्या है, सभी समूहों द्वारा सहभागी प्रयास किया जाता है। एक अव्यवहार्य लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण एक अमूर्त धारणा है, क्योंकि इच्छित और वास्तविक में ये हमेशा ही पिछड़ापन इसमें पाया जाता है। तो ब्रिजमोहन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हम राष्ट्रीय एकीकरण को एक मानसिक शैक्षणिक प्रक्रिया के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। एकीकरण की ये जो कंडीशन है, इसकी जो अलग अलग यूनिट्स होती है, अलग अलग इकाइयाँ हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, भाषाई, क्षेत्रीय भेदभाव जो है, उन सब को भुलाकर हम पेट्रियटिज्म मीन्स राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर क्या ग्रुप का वेलफेयर करें और उसके लिए हम एफर्ट लगाएं, सामूहिक कल्याण के लिए हम प्रयत्न करें। राष्ट्रीय एकीकरण की ये जो अवस्था है, ये सभी देशवासियों के लिए छोटे मोटे मतभेदों और संकुचित स्थानीय स्वार्थों को भुला के क्या करना चाहिए, हमको एकजुट होना चाहिए, उसकी फीलिंग हमारे में आनी चाहिए और हमको ये महसूस करना चाहिए कि पूरा देश एक है, हम सब देशवासी आपस में भाई हैं और ये स्थिति जो है ये सभी लोगों में अपनत्व की भावना को बढ़ाएगी, हम में वी फीलिंग आएगी, हम की भावना आएगी और इसके लिए हम क्या है, इस देश को सर्वोपरि मानेंगे और देश को सर्वोपरि मानते हुए हम उसके हित के लिए काम करेंगे, तो हम दूसरी किसी भी चीज़ को आगे नहीं आने देंगे। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष वगैरह जो है, ऐसी तनाव वगैरह ये स्थितियाँ सामने नहीं आएगी। ये होता है राष्ट्रीय एकीकरण। अब हम देखते हैं कि इसका स्वरूप कैसा है ना। तो इसके स्वरूप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप दो तरीके से होता है। एक स्वरूप वो होता है जो एकरूपता पर डिपेंड करता है और दूसरा क्या होता है, मतलब उसका मतलब क्या है, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, है ना, इन ये सब पद्धतियाँ होती हैं। और राष्ट्रीय एकीकरण का दूसरा स्वरूप जो होता है वो ऊपरी तौर से दिखने वाली बहुरूपता के बावजूद आंतरिक रूप से एकता का होना होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसके स्वरूप को देखते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकीकरण के आधार की, कि राष्ट्रीय एकीकरण का आधार क्या क्या होता है, बेसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो कोई भी राष्ट्र की एकता का निर्माण किसी भी एक तत्व के सम्मिलित होने से नहीं होता है कि कोई एक भी फैक्टर मिल गया हमको और राष्ट्रीय एकीकरण हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ देखते हैं कि एकीकरण जो होता है उसको किस तरीके से हम, कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण इन बेसिस पे होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेखक हैं वर्नर और लैंडेकर, है ना, उन्होंने 50 और 54 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में एक आर्टिकल लिखा, एकीकरण के प्रकार और उनका माप, और उसमें उन्होंने 4 तरीके के एकीकरण के बारे में बताया। पहला सांस्कृतिक एकीकरण, दूसरा आदर्शात्मक एकीकरण, संरचनात्मक एकीकरण, देन प्रक्रियात्मक एकीकरण। और इन चारों प्रकार के एकीकरणों में 4 फैक्ट जो होते हैं, तत्व जो होते हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, फिर रोजबर्ग और कॉलमैन की बात करें तो उन्होंने 2 तरीके से बताया कि राजनीतिक एकीकरण और भूक्षेत्रीय एकीकरण। तो हम भारत में अनेकता के बीच एकता एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, हम वही देखना चाहते हैं। और हम भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की अवस्था को निम्न आधारों पे देखेंगे कि हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिन पे हम राष्ट्रीय एकीकरण की अवस्था को देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। फर्स्ट आधार हम देखते हैं, प्रमुख तत्व जो है वो है भौगोलिक एकता। कि भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में हम देखें तो पूरा भारत जो है, पूरे भारत को हम एक इकाई के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास उत्तर में हिमालय है ना, दक्षिण में हिंद महासागर है और इनकी सीमाएं हैं। और कुछ टाइम पहले बर्मा, लंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की भौगोलिक सीमा भी हमारे अंदर ही थी। अब क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक हमारा राष्ट्र फैला हुआ है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, है ना, ये सब ऐसे धार्मिक स्थल है हमारे यहाँ पे जो देशवासियों को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। तो इस तरीके से भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने की भावना को जागृत करती है और देश की जो ये प्राकृतिक सीमाएं हैं
इन्होंने देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है, ये हमने पहले भी देखा है ना। फिर ऐतिहासिक एकता की अगर हम बात करें तो पूरे भारत का एक ही इतिहास है ना, हिस्ट्री पूरी एक ही है। इतिहासवेता जो है उन्होंने ये माना है कि बहुत पुराने टाइम से सारे भारत में द्रविड़ों का निवास था, यहाँ आर्यों ने आक्रमण किया और वे यहीं बसे। धीरे धीरे आर्य संस्कृति पूरे भारत में फैल गई। वैदिक युग में आज तक का जो भारतीय इतिहास रहा है वो इसका प्रमाण माना जाता है। और यहाँ विभिन्न धर्म, मत, संप्रदाय, जातियाँ, प्रजातियाँ बनी हुई है और ये फिर भी देश में समन्वय और एकता की भावना इसमें विद्यमान रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं धार्मिक समन्वय, कि भारत जो है वो विभिन्न जातियों और प्रजातियों का ही नहीं है बल्कि कई धर्मों का भी देश है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इस तरीके के कई धर्मों का हमारे भारत में उदय हुआ है। हर धर्म में कई मतांतर हैं, उनके कई अनुयायी हैं जो हजारों वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। इन धर्मों में हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है और लेकिन फिर भी क्या है, सभी के मूल सिद्धांतों में समानता है। सभी धर्म आध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, है ना, ऐसे मौलिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। और धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना जो है उसी ने ही सभी लोगों में एक होने का भाव पैदा किया है। देश के चारों कोनों में जो है ना, वहाँ हमारे धार्मिक तीर्थ स्थान स्थित हैं और धार्मिक एकता के वो प्रतीक रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारे यहाँ कई नदियाँ हैं, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरस्वती, पहाड़ है, मंदिर है, तीर्थ स्थान है, इनके कई उपासक हैं। जो ये बात इससे क्लियर हो जाती है कि धर्म ने जो क्या है भारत को सदियों से एकता के सूत्र में बहुत मुख्य रूप से जोड़ा हुआ है। ठीक है, और लोगों में क्या है, कोई भी एकता के इस मार्ग में बाधक नहीं बन सकता है। और यहाँ के लोगों में अटूट राष्ट्र प्रेम है जो धार्मिक मतांतर राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक एकता के बारे में। ये एक मुख्य तत्व है कि पुराने टाइम से ही भारत की जो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर जो है, संस्कृति जो है, उसमें एकता हमको देखने को मिलती है। चाहे हम जॉइंट फैमिली की बात करें, चाहे हम कास्ट सिस्टम की बात करें, वर्ण व्यवस्था की बात करें, इन सभी में भारतीय समाज जो है वो स्टार्टिंग से ही उपस्थित रहा हुआ है ना। भाषा, रहन सहन, खान पान, इनमें भेद होने के बावजूद भी सामाजिक धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का प्रचलन हमारे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, ये सब हम एक साथ मनाते हैं, है ना। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सीता, राम, हनुमान, है ना, पैगंबर, इन सब की हम आराधना करते हैं। और आध्यात्मवाद, पुनर्जन्म, जीवन चक्र, स्वर्ग नर्क, इन सब विचारों से भी भारतीयों का विश्वास है ना। सांस्कृतिक सहिष्णुता के कारण ही यहाँ क्या है, बाह्य संस्कृतियाँ भारतीय संस्कृति में मिक्स हो गई है। हमारी भारतीय संस्कृति का स्वरूप जो है वो कई संस्कृतियों के कांटेक्ट में आया है और उसके बावजूद भी क्या है, वो स्टेबल रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं राजनीतिक एकता के बारे में कि राजनीतिक एकता के से मीनिंग हमारा क्या है कि संपूर्ण देश का केंद्रीय सत्ता के शासन में होना, है ना। अकबर और अशोक के टाइम को छोड़ के पूरा भारत कभी भी एक ही प्रशासक के अधीन में नहीं रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी क्या है, पहली बार सारे देश पर एक ही सरकार ने शासन किया है। तो ये जो राजनीतिक सीमा के साथ साथ इस टाइम में भौगोलिक सीमा भी डिसाइड हुई थी। और हम अगर ये देखें कि भारत में राजनीतिक एकता का उदय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान हुआ जो आज तक भी बरकरार है। फिर हम देखते हैं मानसिक एकता। तो मानसिक एकता का मीनिंग क्या होता है कि भारत के विभिन्न प्रांत जो हैं उनमें रहने वाले विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं और उन धर्मों को मानने वाले होते हैं, वो अनेक संस्कृति और रीति रिवाजों को मानते हैं और उन सबको मानते हुए भी वो मानसिक रूप से अपने आप को इस भारत का ही एक अंग मानते हैं। हमारे यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, हम सब अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, अलग अलग रहन सहन है, खान पान है ना। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, है ना, वी आर इंडियन, है ना। हम क्या हैं, हम भारतीय हैं। और ये जो हमारा सोचना है वही भारत राष्ट्र का एक अंग हम अपने आप को मानते हैं और हम राष्ट्र हित को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जितने भी देशवासी हैं वो मानसिक एकता से एक सूत्र में बंधे हुए हैं और वो नेशनल जो प्राइड है उसको अपना सब कुछ मानते हैं, है ना। और उसी अनुसार वो काम करते हैं। जब अगर हम किसी युद्ध की बात करें या कोई भी परिस्थिति की बात करें तो हम एकजुट होकर
तैयार रहते हैं। ये हमारी मानसिक एकता को प्रदर्शित करता है। फिर जाति एकता की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदू जाति व्यवस्था जो एक खंडात्मक संरचना होती है ना, और है जिसमें क्या है, कई उपजातियां मिली हुई है, कई खंड है जिनकी अपनी विशेषताएं हैं, रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, हम ट्राइब्स वगैरह जो देखते हैं, है ना। फिर इन विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी जातियों में बहुत सारी समानताएं हैं। विभिन्न जातियों के बीच में पाई जाने वाली जो पारस्परिक अंतर्निर्भरता है उसने भी जाति एकता को बढ़ावा दिया है और उसको एक सूत्र में पिरोया हुआ है। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से क्या है, भारत में कई धर्म थे, कई प्रजातियां थी, संस्कृतियां थी, है ना, और टाइम टाइम पे बाहर के लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और हमारी भारतीय जाति व्यवस्था जो है उसमें वो इस तरीके से घुल मिल गए कि वो एक ही जैसे दिखने लगे और एक साथ हो लिए। और इसके अलावा क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण को जन्म देने में समान आर्थिक हितों की पूर्ति की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। फिर हम बात करें कि समान आधिपत्य और कष्ट भी एकता का निर्माण करते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में क्या है, अंग्रेजों के शासन को ख़त्म करने के लिए ख़त्म करने के टाइम पे और चीन और पाकिस्तान के जब लड़ाई हुई थी उस दौरान हमने देखा कि देश में एकता किस तरीके से कूट कूट के भरी हुई है। तो ये सारी जो सिचुएशंस है, ये सारे जो तत्व है, इनको हमने पढ़ा है और हम इस आधार पे ये कह सकते हैं कि इससे ये क्लियर होता है कि पूरा भारत जो है वो प्राचीन एकता के सूत्र में आज भी बंधा हुआ है, लेकिन टाइम टाइम पे इसकी राजनीतिक एकता बनी है और बिगड़ी भी है। लेकिन फिर भी एकता के ये जो दूसरे तत्व होते हैं उन्होंने राष्ट्र के सभी लोगों को क्या है, एकीकरण में पिरोया हुआ है, एक सूत्र में पिरोया हुआ है और हम अपने आप को इससे गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो हमने राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में पढ़ा, हमने देखा राष्ट्रीय एकीकरण के आधार क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंटेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।